नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका मैं आज आपके बीच एक नया विषय भारतीय संविधान लेके आ चुका हूं। देखिए आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहे, तभी आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास की, इतिहास की, लेकिन उसको भी जानने से पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो जनता को शासित करने के लिए जो है एक कानूनी दस्तावेज जो होता है उसको ही संविधान कहा जाता है। ये लाइन ये बात बोल रही है। अब जो आपका संविधान होता है वो दो तरह का होता है। एक लिखित होता है, जैसे कि भारत का आपका लिखित संविधान है, एक होता है अलिखित संविधान। तो संविधान के दो प्रकार है, लिखित संविधान, अलिखित। अलिखित आपका ब्रिटेन का संविधान है और लिखित जो संविधान है वो भारत का संविधान है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। भारत के संविधान की शुरुआत जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो जाती है। तत्पश्चात 1900 भारत का भारत शासन अधिनियम भी जो है वो इस एक्ट के बारे में बात करता है, और 1946 का जो कैबिनेट मिशन है वो तो भारत में संविधान बनाने के मकसद से ही आता है। तो बहुत ही डिटेल से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको यहाँ पे कुछ हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले, और आपको एवरी सैटरडे यहाँ पे वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। अच्छा, हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा आपका ये है कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही कम फीस है। इस फीस में आप जो है कहीं से भी हमारी क्लास को लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि बहुत सारी हाउस वाइफ होती है वो क्लासेस को नहीं लगा पाती लाइव, तो वो बाद में भी आराम से किसी भी समय क्लासेस को देख सकती है। तो अगर आप 7876145409, आज तक जितनी भी क्लासेस हमारे बैच में हुई है वो आपको आज से पहले इससे फ्री मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए जब भी मैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की बात करता हूँ तो 1757 में दो लड़ाइयाँ भारत के अंदर हुई। एक हुई थी पलासी की लड़ाई और दूसरी हुई थी 1764 में बक्सर की लड़ाई। पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में जो है वो क्या हुई, अंग्रेजी सत्ता की क्या होगी, मतलब अंग्रेजी सत्ता क्या होगी, शक्तिशाली होगी। मतलब कि इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया था, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। देखिए जो एक्ट अंग्रेजों ने भारत पे पारित किए थे ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की विकास के लिए भी जो है उसने ये सीढ़ियाँ तैयार कर दी थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो एक तो सबसे पहले 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो क्या बोलेंगे भाई और बहनों, बोलेंगे आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था इसके तहत जो है वो क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया था। तो गवर्नर जनरल के साथ एक नई परिषद बनाई, गवर्नर जनरल परिषद, जिसमें कुल सदस्य 5 थे। एक खुद गवर्नर जनरल था बंगाल का और 4 अन्य सदस्य थे। वर्नेल था। तो जब आप हमारी क्लासेस में आओगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल से आपको इसके बारे में बताया जा रहा है, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताई जा रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, अभी हम संविधान की बात करेंगे तो संवैधानिक विकास की एक अलग से मैं इस पे आप टॉपिक लाऊंगा कि संवैधानिक विकास किस किस प्रकार हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1774 में कोलकाता में जो है इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और जिसके पहले न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है सर एलिजा इम्फे।
तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना कोलकाता में 1774 में सबसे पहले हुई थी, वहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बोलेंगे सर एलिजा इम्पे थे। इसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर बात की जाए 1935 के भारत शासन अधिनियम की, तो भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। तो जो भारत का संविधान है वर्तमान में यहाँ से 60% लिया गया। देखिए बेसिक वीडियो है, ये छोटी सी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस की, मतलब कि ये डेमो क्लास है, ट्रेलर अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर दिया गया है, अभी संवैधानिक विकास में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वहाँ बहुत डिटेल से मैं एक एक चीज़ आपको इससे पहले की जो चीज़ें हुई थी वो पढ़ाने वाला हूँ। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें भारतीय संविधान के बहुत सा भाग जो है इसी अधिनियम से लिया गया है, मतलब कि 60% भारत का संविधान इससे लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत जो है वो भारत को म्यांमार से अलग किया गया। देखिए इसी के अंतर्गत जो है भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके तहत हुई थी? तो ये हुई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत जो है वो क्या हुआ था? तो इसी के तहत जो भारत में आरबीआई की स्थापना हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, और कैबिनेट मिशन ने ही भारत में जो है संविधान की नींव डाली थी। संविधान को जो बनाने का कार्य भारत में किया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। तो सबसे पहले बात करें, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। और अगर 389 में भी बात करें तो इसमें जो चुनाव होना था वो 389 सीट के लिए होना था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। तो ये सारे डाटा आपको याद रखना है। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देशी रियासतों से थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। देखिए 389 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ, 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 93 देशी रियासतों के लिए, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए। लेकिन जो चुनाव यहाँ से संपन्न होता है वो मात्र और मात्र 296 सीटों पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर जो है वो संपन्न हुआ था। देखिए इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसका नाम होगा संवैधानिक विकास। मैं बहुत डिटेल से आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस किस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। बहुत डिटेल से ये वीडियो बनेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर एक बार देखें। जब मैं इस वीडियो को डालूंगा और मैं इसको बोर्ड में पढ़ाऊँगा, ये मैं ऐसे वीडियो नहीं लाऊँगा जैसे मैं आपको ये PPT में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 296 सीटों पे चुनाव संपन्न हुआ था, और 296 में अगर मैं बात करूँ ना, 208 में कांग्रेस जीती थी, और आपका 73 सीटों पे जो है वो कौन जीता था? मुस्लिम लीग जीती थी। तो ये आपको याद रखना, और बाकी अन्य जीते थे। तो 292 सीटों पर ही 296 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ था, मात्र और मात्र कितने सीटों पे? 296 सीटों पर। तो संविधान को जानने के लिए संविधान सभा जब बनी तो उसके बाद जो है वो संविधान की बैठकें हुई, और संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। एक बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई थी ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। मतलब कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो एक एक करके हुई। पहले पहली हुई, फिर दूसरी 2 दिन बाद हुई 11 दिसंबर को, फिर तीसरी 13 दिसंबर को हुई। मतलब कि पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। एक एक करके तीनों बैठकें हुई। तीनों बैठकों के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हुई संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली। ये भी आपको याद रखना, कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी जो इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनके द्वारा इस सम्मेलन की जो है वो अध्यक्षता की जाती सभा की, और इनको ही संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा के
पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है उसमें किसने बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के जो जीते हुए सदस्य थे इसमें इन्होंने इस लीग में आने से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और इस बैठक में, इस सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। इस बात को भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11 दिसंबर 1946 की ओर। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जब आप हमारी क्लासेस में आओगे वहाँ पर इसका डबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी कहीं गुना अच्छा, क्योंकि वहाँ हम और ज़्यादा एफर्ट मारते हैं, क्योंकि वो हमारी क्लासेज है, वहाँ पर जो हमारे बच्चे एनरोल होते हैं उनके लिए और ज़्यादा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे भी सेम और वहाँ क्लास में आएंगे वहाँ भी सेम। फिर आपका और जो क्लासेस बच्चे जो बैच परचेज कर रहे हैं 500 रुपीज़ का मंथ का, उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट डाला जा रहा है, लेकिन वहाँ पर और अच्छा कंटेंट, मतलब बहुत सारी किताबों का कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो दूसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 1946 को। जब दूसरी बैठक संविधान सभा की होती है तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। और इन्हीं को जो है संविधान का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो क्या बोलेंगे भाइयों कि संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी वो ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। और इस बैठक ने नेहरू ने क्या किया? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत किस बैठक में, संविधान सभा की किस बैठक में किसने प्रस्तुत किया? तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। और इसी के साथ संविधान बनने की जो कार्रवाई है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आपका जो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो तो किया था आपका कब? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको पारित भी किया गया था। पारित मतलब किसको? लागू। तो पारित किया 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो क्या किया था? पारित किया था। लेकिन प्रस्तुत पहले हो गया था, 13 दिसंबर 1946 को हो गया था। तो एक एक बात आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। मैं बहुत डिटेल्स इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा। मैंने पहले ही बोला है ये वीडियो बस आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है आज की पॉलिटिकल साइंस की। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो से भी। सबसे पहले संविधान सभा की जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो संचालन समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको पांडुलेखन समिति, इसको आपकी टंकण समिति, इसके बहुत सारे नाम है। मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में पढ़ाऊंगा, कितने सदस्य थे, कब बनी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार आज मैं पहले बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या होता है कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब 3 जून 1947 को ये बात हुई कि भारत का बंटवारा होगा, और भारत का बंटवारा हुआ। और भारत जब संविधान बन रहा था तो इसी बीच भारत का बंटवारा भी हुआ। ये घोषणा कब की? तो माउंटबेटन योजना जो आई उसी के तहत जो है 3 जून 1947 को ये बात बोली गई, ये अनाउंसमेंट की गई कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बनेंगे। इसीलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। भाई और बहनों, हर एक बात को आपने याद रखना है। और देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी कि भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन जो है वो आज़ादी के बाद, देश के विभाजन के बाद कब किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इस बात को आपने याद रखना है।
और जब भारत देश का विभाजन होता है तो उसके बाद पहले मैंने बोला कि सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो है वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम रह जाती है। मतलब कितनी रह जाती है, 299 रह जाती है, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य से चुन के आते थे और 70 जो है वो देशी रियासतों से चुन के आते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का विभाजन के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 299 मात्र थी। और प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 229 रह गई थी। और देशी रियासतों की जो संख्या है वो 70 रह गई थी। अब दुनिया भर के संविधान को बारीकी से देखने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। पहले पूरी दुनिया का संविधान को देखा, जहाँ जहाँ अच्छा है वहाँ से कंटेंट को भारतीय संविधान में मिला लिया। जो जो चीज़ अच्छी लगी, पहले पूरे विश्व के संविधान का निचोड़ जो है वो भारतीय संविधान को अगर कहा जाए तो ये बात कम नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय संविधान जो है बहुत सारे संविधानों को मिलकर बना है। बहुत सारे देशों के संविधान जो है वो भारतीय संविधान में मिलाए गए हैं। तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को अब संविधान दिवस और कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर जो है भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो भारत का संविधान है, इसको 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक ऐसा देश बन गया, गणतंत्र मतलब कि लोकतांत्रिक देश बन गया। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, जब भारत का संविधान देखिए बना तो 26 नवंबर को था। आप बोलेंगे सर 26 जनवरी को लागू करने के पीछे क्या रीजन क्या था? रीजन ये था कि 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और स्वतंत्रता का पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और ये बोला था कि हम आज़ादी तक जो है वो इससे लड़ते रहेंगे। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही हर दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब भी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसीलिए 26 नवंबर को ना लागू कर संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। तो भारत का संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अच्छा, भारत के संविधान का जो निर्माण है, इस निर्माण प्रक्रिया में आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। तो ये आपको बिल्कुल डिटेल से याद रखना है कितना समय, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक जो सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो संवैधानिक सलाहकार का नाम था BN राव। क्या नाम था? ये नाम मैं स्किप कर गया था थोड़ा। VN राव, ये क्या थे? सलाहकार थे संविधान के, याद रखना है। तो भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो सलाहकार थे वो BN राव साहब थे। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो संविधान के प्रारूप पर 100 दिन कुल बहस हुई थी। तो संविधान का जो प्रारूप था इस पर कितने दिन बहस हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 114 दिन बहस हुई थी और संविधान के निर्माण पे कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये जो है वो खर्च हुए थे। तो इतने पैसे उस दौरान जो है भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हो गए थे। 63,96,729 रुपये खर्च हो गए थे। और जब भारत का संविधान बनता है तो भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और दूसरा आपका 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में ये बदल के आपके 22 भाग हो चुके हैं। 22 भाग के अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके 25 हो गए हैं, 22 नहीं है। देखा जाए तो 25 भाग अब हो चुके हैं। मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे 25 है सर। वर्तमान में अनुच्छेद वही 395 है मूल रूप से, लेकिन अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई है। कैसे कैसे हुई? 9वीं कब जुड़ी, 10वीं कब जुड़ी, 11वीं कब जुड़ी? मैं पॉलिटिकल साइंस में आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। ये तो खाली ट्रेलर था, पिक्चर और चीज़ें अभी कल से आना बाकी है। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यूथ अध्ययन चैनल पे आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है। बस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लुत्फ़ उठा सकें। अब संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा की जब अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, तो उसी में राष्ट्रगान को अपनाया जाता है।
और इसी में ही देखिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमें राष्ट्रगान को अपनाया और फिर उसके तत्पश्चात जो है वो राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है उनको भी संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वसम्मति से 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रगान एक ही दिन सर्वप्रथम बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन संविधान को लागू होने के पहले ही इनको जो है वो क्या कर दिया था, इनको राष्ट्रगान को क्या किया गया, पहले लागू कर दिया गया। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन सा था? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम है, ये अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई पहले रेलवे मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री, भारतीय पहले स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री और पहली स्वास्थ्य मंत्री भारत की। और अगर बात करें आर के पशुमुगम शेट्टी की तो ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो इस सारे का सारे मंत्रिमंडल आपको याद रखना है। आर के पशुमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री जॉन मथाई आपकी रेलवे मंत्री। बहुत बार इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला रेलवे बजट किसने लॉन्च किया, तो जॉन मथाई ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।